नमस्कार सर, आपका स्वागत है ग्रेनो न्यूज़ में। नमस्कार सर। आज हम लोग यूट्यूब लाइव पे आ चुके हैं और हमारे दर्शक जो हैं वो पहले ही इसके बारे में सूचना दिया था और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते जाएंगे वो भी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। अब जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे परिचय करा दे सर का। सर जो है डॉक्टर मृदुल धारवाल आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप शारदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से आप अर्थशास्त्र विभाग से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसके बाद किस दशा में जा रही है और इसका दिशा क्या होना चाहिए, क्या कैसे बेहतर हो सकता है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे और जो भी लोगों का सवाल आया है उसका भी सवाल लेंगे। तो आपका फिर से स्वागत है सर ग्रीन न्यूज़ में। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब हम लोग बात की शुरुआत करते हैं कि अलग-अलग माध्यम से जो है वो कुछ जानकारी जीडीपी को लेकर इंडिया की जीडीपी को लेकर प्रोजेक्शन आया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मूडीज का एक एक्सपेक्टेशन है कि इस ईयर में जो है 0.2% जो है जीडीपी ग्रोथ इंडिया का रहेगा। वहीं बार्कले का है कि बार्कले जो है वो जीडीपी प्रोजेक्शन जो है इंडिया का इस पूरे ईयर में 0% का दिखा रहा है। वहीं वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वो 1.8% ग्रोथ इस करंट फिजिकल में वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने 1.9% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है उनका। लेकिन इनके सारे एक्सपेक्टेशन को हमारे एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके जो सुब्रमण्यन साहब हैं, उन्होंने बताया कि काफी ऑप्टिमिस्टिक है, जिसे लेकर थोड़ी राजनीतिक भी हो रही है। तो अब जो है हमारा सवाल आपसे इस तरीके की कई जानकारियां हैं लोगों के पास, जिसे लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो अब आप हमारे दर्शकों को और व्यूअर्स को आप विस्तार से कि क्या प्रोजेक्शन कैसे वो लोग तैयार कर रहे हैं, किस तरीके की संभावना है, आप विस्तार से बताएं हमें सर। सर, सबसे पहले सर मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस कोविड-19 के संकट के दौर से जो भारत निकल रहा है और गुजर रहे हैं हम इस दौर से, तो उसमें हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि हमें पैनिक नहीं होना है सर। देखिए सर, इस देश पे ऐसा नहीं है, हजारों सालों से बहुत संकट इस देश पे आए हैं और लेकिन इस देश ने उसको मजबूती के साथ उन संकटों का सामना किया है। आज भी हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है इस संकट में पैनिक नहीं होना है। हमें धैर्य के साथ इस संकट से निपटना है और हम इसी दिशा में जा भी रहे हैं। आप देखिए, अभी तक भारत ने जो भी एक सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमारे यहाँ जो ये कहा जाता था कि भारत के लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, भारत के लोग गंदगी बहुत फैलाते हैं, भारत के लोगों के बारे में तरह-तरह की भ्रांतियां जो अनसिविलाइज हैं, लेकिन वो सारी भ्रांतियों को भारत ने एक ही झटके में, एक ही बार में सब कुछ हटा दिया है। आप देखिए, इस समय भारत ने जो सेल्फ डिसिप्लिन का जो परिचय दिया है, उसी के कारण ये है कि आज इस महामारी से हम वो जान की सुरक्षा कर पाए हैं। अब बात करते हैं इसका आर्थिक पहलू। सर, एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले जो जीडीपी के बारे में इतनी सारी चीजें बताई जा रही हैं, प्रोजेक्शन बताए जा रहे हैं, पहले हमें एक सामान्य आदमी की तरह ये समझना पड़ेगा जीडीपी है क्या। पहले जीडीपी को, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसका वैसे नाम हिंदी में जिसको सकल घरेलू उत्पाद है, ये बेसिकली हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होता है उसकी मार्केट वैल्यू है। इसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं। सबसे पहला इसका होता है कंजम्पशन। हम जो भी कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी कुछ उपभोग कर रहे हैं, चाहे वो ड्यूरेबल आइटम्स हो, चाहे वो पेरिशेबल आइटम्स हो और चाहे वो सर्विसेज हो, हम सर्विसेज का बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप देखिए, इस समय टोटल जीडीपी में 56% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है। तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर है वो है कंजम्पशन, दैट इज उपभोग, सी। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है जनरली बिजनेस के द्वारा, फर्म के द्वारा किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे काफी सारे उद्योग धंधे,
काफी सारी नौकरियां सरकार जनरेट करती है। तो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या नीचे लेवल पे, लोकल लेवल पे जो सरकार है, वो जो भी कुछ खर्चा करते हैं वो भी जीडीपी में आता है। चौथा पहलू है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे बाउंड्री में हो रहा है, हमारी भौगोलिक उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए वो काउंट होता है। इसमें से इंपोर्ट को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वो इंपोर्ट जो है वो हमारी देश की बाउंड्री में उत्पन्न नहीं हुआ है, उसका प्रोडक्शन दूसरे देश की बाउंड्री में हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दूसरे देश में हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दूसरे देश में क्रिएट हुई है। इसलिए जीडीपी में हमें कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और एक्सपोर्ट को जोड़ना चाहिए, और उसमें से इंपोर्ट हमें हटाना चाहिए। अगर हम ये बात करें, ये भी डिफरेंट डिफरेंट, मैं भी काफी आर्टिकल्स इसमें पढ़ रहा था कि सबने अपना प्रोजेक्शन दिया है, लेकिन इन सारे प्रोजेक्शन में जो एक मूलभूत बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, हम पॉजिटिव साइड में है, हमारा माइनस की तरफ नहीं है। मेरे पास बहुत सारा ऐसा डेटा है जो मैंने डिफरेंट IMF, वर्ल्ड बैंक यहाँ से संग्रह किया है। उसमें आप देखिए, यूरोप -6% पे जा रहा है, यूएस -2.8%, चाइना 1% और इंडिया का 2.1%। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसने ये पूरा विस्तार से बताया है। इसलिए हमें इसको एक पॉजिटिव, ठीक है, मानता हूं कि हमारा जो प्रोजेक्शन था 5%, उससे हम नीचे आ रहे हैं। देखिए, ये संकट है, ये सिर्फ हमारे देश के सामने नहीं है, पूरे विश्व के सामने संकट है। लेकिन इसमें भी एक सबसे अच्छी बात है कि हम पॉजिटिव साइड में हैं, हमारा ग्रोथ रेट जो है पॉजिटिव है, हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव में नहीं गया है। ये बहुत अच्छी चीज है। और देखिए, इस अंधकार में हमें प्रकाश, जहां से भी रोशनी मिले, उसको एक पॉजिटिव सेंस में समझना चाहिए और उस दिशा में वर्क करना चाहिए। और देखिए, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है, इस सबका एक ही मूल निचोड़ है कि हम पॉजिटिव साइड में हैं, हमारा जीडीपी बढ़ने की तरफ है, घटने की तरफ नहीं। अब ये है कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ कि पॉजिटिव साइड में है, इसका जी बहुत बड़ा आप रीजन समझेंगे जी, मेरा जब हम। सवाल अगला यही था आपसे। जी हाँ, देखिए, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था का देखें, हमारी जीडीपी का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं वो मात्र 20% है। अब आप देखिए सर, बाकी और दूसरे नंबर पे हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका योगदान 20% है। 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो आज भी आप देखिए, आप किस चीज का उपभोग नहीं कर रहे हो, आप लग्जरी आइटम का नहीं कर रहे हो, आप किस चीज का उपभोग नहीं कर रहे हो, आप गैर जरूरी प्रोडक्ट का उपभोग नहीं कर रहे हो। जो जरूरी प्रोडक्ट है उन सब चीज का उपभोग अभी भी कंटिन्यू है। तो आज भी अर्थव्यवस्था में देखा जाए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही है, कृषि प्रधान इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि 60% लेबर आज भी कृषि और कृषि से संबद्ध उद्योगों में संलग्न है। तो आज भी अर्थव्यवस्था को देखिए, भारत को जो कृषि प्रधान कहा है वो ऐसे नहीं कहा गया, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, और आज उसकी वजह से हम बचे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बात है। और दूसरे नंबर पे सर देखिए, ये संकट है, आज इस संकट की घड़ी में हम सबको एक, आप अगर देखेंगे बहुत चरणबद्ध तरीके से मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। जी जी, बताएं। गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की थी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। आज आप देखिए, आज चाइना का जीडीपी में, पूरे विश्व के व्यापार में जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% है, और भारत का कंट्रीब्यूशन जो है वो 2% है। अगर वास्तव में भारत इस चीज का एडवांटेज लेना चाहे तो इस परिस्थिति में एडवांटेज ले सकता है। सरकार ने एनएसडीसी के थ्रू हमारे जो लेबर है उसको स्किल करने का एक अभियान चलाया था। अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, अगर वास्तव में लोगों ने वहां पे स्किल को सीखा होगा तो आज जो इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप होंगी उनको बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट एनएसडीसी के डेटा से डायरेक्ट लेबर्स को वहां से हायर करके उनको तत्काल जॉब प्रोवाइड करा सकती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। यहाँ पूरा खेल है कि क्या वो प्रयत्न ईमानदारी से उस समय हुए हुए थे या नहीं। अगर ईमानदारी से हुए होंगे, अगर 50% भी उसमें ईमानदारी हुई होगी, तो हमारे पास लेबर का, श्रम का संकट नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एनएसडीसी के पास स्किल जो उन्होंने प्रोवाइड की थी, स्किल का अभियान जो चलाया था, उसमें काफी लोगों को जो रोजगार मिला था वो डेटा वहां से आ जाएगा और लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे सरकार ने, देखिए, हम लोग, ये कितना दूरदर्शी कदम था जब सरकार ने जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट खुलवाए थे। आज मान लीजिए, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ के
लोग हैं इस देश में। मान लीजिए सरकार को कोई भी स्कीम का फायदा पहुंचाना होनी चाहिए, किस तरीके से पहुंचाएगा? क्या घर घर जाके पैसे बांटेगा? नहीं, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था आपके पास। उन्होंने सबसे पहले 20 करोड़ अकाउंट ओपन करवाए, जी जी। सबसे गरीब लोगों ने वो अकाउंट खोले। आज सरकार को इमीडिएट, मान लीजिए 5 मिनट के अंदर अगर सरकार को ये डिसीजन लेना है कि हमें तत्काल राहत देनी है, क्या वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का राज्य हो, क्या जम्मू कश्मीर का हो, क्या कन्याकुमारी का हो, क्या मध्य प्रदेश हो, क्या छत्तीसगढ़ का आदिवासी इलाका हो, इसका पांच लाभ भी मिनट मिल रहा है सर। सर मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, इसका हाँ जी, लाभ जो है बिल्कुल ग्रामीण इलाका में जो महिलाएं खास करके जिनका जनधन खाता खुला था उनके खाते में पैसे गए और उन्हें मिल रहे हैं, इसकी इसकी सर खुशी है लोगों में। सर मैं वही कह रहा हूँ। आप ये देखिए ना, ये दूरदर्शी सोच थी। अगर मान लीजिए आज मुझे कोई भी चीज किसी को पहुंचानी है, मैं कौन से मैकेनिज्म से पहुंचाऊंगा? मेरे पास कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए। आज एक बटन क्लिक से 20 करोड़ लोगों को 500-500 रुपए पहुंचे, तो ये भी एक सरकार का एक सराहनीय कदम है। और हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना होगा कि एटलीस्ट इस संकट में हमारे जो पहले पूर्व में जो डिसीजन लिए गए थे इस तरह से, वो आज उपयोगी हो रहे हैं। सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसके अंदर डिजिटल करेंसी का, कि लोग जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करें। आज देखिए इस संकट की घड़ी में डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो देखिए उस समय जो 2016 में नोटबंदी के समय जो अवेयरनेस क्रिएट की गई थी, उसका आज लोगों को फायदा मिल रहा है। भले उस समय कितनी भी आलोचना की हो, लेकिन आज कई बार क्या होता है, कोई भी कदम जो उठाया जाता है वो शॉर्ट रन में भले ही लोगों को कष्टदायी लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा अच्छा होता है। जैसे बच्चे को पढ़ाया जाए, आज उसको कहे बेटे पढ़ ले, उसको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वही कदम उसके 10 साल बाद जब भविष्य को उज्जवल बनाएगा, तो वही आपको धन्यवाद देगा कि देखिए उस समय मुझे डांट पड़ी, मुझे वो होगा, लेकिन आज जो है मैं सही राह पे। तो सरकार के जो ये कदम उठाए गए थे, चाहे वो जनधन वाला हो, एनएसडीसी का स्किल डेवलपमेंट अभियान हो, और स्वच्छ भारत अभियान, देखिए आप, सरकार इतनी लाख कोशिश कर रही थी सबको समझाने की, आज लोग खुद सेल्फ डिसिप्लिन में आ गए हैं, खुद सफाई का उन्होंने जिम्मा उठा लिया है, खुद जी अपने आप को आप ये कहिए कि जिसको बोलते हैं अनुशासन में आ गए हैं। तो ये जी जी। बहुत जरूरी है सर, किसी भी देश के विकास के लिए। जी, एक अगला जो सवाल है मेरा सर आपसे, इसमें हाँ थोड़ा-सा जी, एक पास्ट में जो घटना घटी है, उसका थोड़ा-सा विश्लेषण आपसे समझना चाहेंगे। हम लोग उसका भी ज़िक्र भी आ रहा है, हाँ क्योंकि सर, ये यूनाइटेड नेशन के भी कुछ रिपोर्ट्स आए हैं और वर्ल्ड बैंक ने भी उसका ज़िक्र किया है। जैसे एक ज़िक्र आता है कि इंडिया में जो एक तरीके से आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही खराब हो गई थी 90-91 के दशक में, जिसके लिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, बिल्कुल। उनका काफी तारीफ भी किया जाता है। तो हाँ एक उस समय का जिक्र किया जा रहा है कि इंडिया की जो उस समय हालत थी, और उसके ही जिक्र में एक और चीज आती है, एक टर्म आता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कि बिल्कुल, बिल्कुल सर। वो समस्या थी। तो अभी भी इस हालात में जिक्र किया जा रहा है कि अभी भी उस तरह का समस्या हो सर सकता है, कई लोग ऐसा व्यक्त करें, तो आप इसमें थोड़ा सा बताएं सर विस्तार से। जी सर जो 1991 में जो संकट आया था, अगर आप उसको देखें और आज के परिप्रेक्ष्य में, तो वो तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय का जो संकट था, आप मानेंगे उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, आपके फॉरेन जो रिजर्व्स हैं, $1 बिलियन से भी कम थे आपके। आज अभी आप वेबसाइट चेक कर लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कस्टोडियन है सरकार की तरफ से, 470 बिलियन यूएसडी डॉलर आपके पास है। तो ये बात उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, एज अ इकोनॉमिक्स टीचर, मेरा फर्ज है सही जो डेटा है जी उसको जनता के सामने और सामान्य लोगों के सामने जी, रखना। बिल्कुल तो बिल्कुल उस बिल्कुल। समय $1 बिलियन से भी कम था आपका रिजर्व। आप 1991 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे 1991 का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा लीजिए, वो लेस देन $1 बिलियन है। आज $470 बिलियन है सर। दोनों में जी जी जमीन आसमान का अंतर है। तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत है उस और आज के परिप्रेक्ष्य में। तो ये कहना, और दूसरे नंबर पे सर उस समय और आज में एक और डिफरेंस है। आज हमारे खाद्य भंडार जो हैं, आप जी एफसीआई के गोडाउन, एफसीआई की वेबसाइट पे जाइए, उसमें आप चेक कीजिए, आज हमारे गोडाउन भरे हुए हैं। आज आप ये देखिए, आज कोई महंगाई नहीं। उस समय जो महंगाई दर थी 1991 में, वो 18% से ऊपर थी। आज आप देखिए, इतने लॉकडाउन, इतना संकट है, आज भी आज आलू का भाव, प्याज का भाव, आप सामान्य दालों का भाव देखिए, कोई उस लेवल पे नहीं बढ़ा, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, सरकार के पास पर्याप्त बफर स्टॉक रखा गया है।
और वो इसी संकट के लिए रखा जाता है। जो जिलेवार जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो भंडार रखे गए हैं वो इन्हीं संकट का सामना करने के लिए रखे गए, और ये भारत सरकार के दूरदर्शी कदम है जो जिस वजह से ये संकट जो है उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया। जी, अगला मेरा जो सवाल है, एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल सिन्हा। हाँ उनका सर। सवाल आया है कि अभी कई जगह एक खबर आ रही है कि बहुत सारे अन्य देश के जो कंपनीज हैं, जैसे जापान का एक आ रहा है कि 2 अरब जो है वो फंड करने के लिए उन्होंने कहा अपने कंपनियों को कि आप लोग चाइना से निकले और हाँ दूसरे देशों में शिफ्ट हो। तो बिल्कुल इसका कितना फायदा मिलेगा कि विदेश की कंपनियां, जैसे अमेरिका की कुछ कंपनी, जापान की, अन्य देशों की कंपनियां हमारे देश में आए, इसका कितना फायदा मिलेगा और इसका दृश्य किस तरह का होगा? सर। सबसे पहले सर आपको ये समझना होगा कि आपको अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए या कोई भी उत्पादन करने के लिए 4 चीजें बहुत बड़ी आवश्यक है। सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स, दूसरे नंबर पे आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, तीसरे नंबर पे आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और चौथे नंबर पे एंटरप्रेन्योर, मतलब जो इस चीज को कोऑर्डिनेट करेगा और जो रिस्क लेगा। आपके पास नेचुरल, भारत के पास नेचुरल रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, टेक्नोलॉजी वो लोग लेके आएंगे, और एंटरप्रेन्योर वो क्योंकि पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं इसलिए वो एंटरप्रेन्योर भी है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स की। देखिए सर, 60% जो पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में हमारी एंगेज है, और बाकी की जो पॉपुलेशन को जो सरकार ये दावा करती है कि उनको हमने एनएसडी के थ्रू स्किल्स प्रोवाइड कराई हैं, क्या प्लम्बिंग हो, क्या फिटर हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मोटर ऑटो पार्ट्स रिपेयरिंग वाला स्किल्स हैं, अगर ये वास्तव में काम ईमानदारी से हुआ है तो निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए कोई भी इंडस्ट्री तभी रोजगार प्रदान करेगी जिस आदमी के पास स्किल्स होंगे, अनस्किल को कोई भी रोजगार नहीं देगा। तो यहाँ सबसे बड़ा जो रोल होगा वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स का होगा कि क्या उनके पास वो स्किल्स हैं जो उस इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। क्या हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, हमारे आएगी, क्या उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में, अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में क्या वो स्किल्स इनेबल की हुई हैं? जी। अगर वो यस है आंसर तो डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा, और हम इस संकट से बहुत तेजी से उभर पाएंगे, क्योंकि देखिए वो उनको पैसा लगाना है और ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ भारत देश में ही अवेलेबल है। जी, हमारे साथ एक यूट्यूब चैनल है ब्रो ज्ञान करके, वो जुड़े हुए हैं। हाँ सर। उनका एक सवाल है सर आपसे कि हाँ लॉकडाउन के बाद भारत को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सर, देखिए अब यहाँ पे अब भारत सरकार को, देखिए इसमें बहुत सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। आप देखिए अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सेंट्रलाइज डेवलपमेंट हुआ है। आपने दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कुछ एरियाज को डेवलपमेंट करने की बात कही है। यहाँ पे आपको अब डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। आप एक चीज बताइए सर, मैं राजस्थान से इतनी दूर से यहाँ जॉब करने आया, अगर ये फैसिलिटीज, अगर डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट होता, वहाँ अच्छे विश्वविद्यालय होते, वहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रीज होती, तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिससे यहाँ के रिसोर्सेज पे दबाव नहीं होता। यहाँ क्या हो, इससे क्या होता है, यहाँ पे पॉल्यूशन, बहुत अलग तरह की फिर परेशानियां, कठिनाइयां उत्पन्न होना चालू हो जाती हैं, अलग तरह की समस्या क्रिएट होने लग जाती है। तो इसलिए हमें जो विकास का जो मॉडल है वो डिसेंट्रलाइज मॉडल पे फोकस करना होगा, क्योंकि इतने बड़े देश को अगर आप सेंट्रलाइज मॉडल पे अगर हम चलाते रहें तो ये बहुत लंबे टाइम तक इसके फिर आपको दुष्परिणाम ही इस टाइप से आते रहेंगे। तो हमें डिसेंट्रलाइज मॉडल पे वर्क करना पड़ेगा। आज जैसे मैं हूँ, मैं इतनी दूर से यहाँ जॉब करने आया हूँ, अगर मान लीजिए वहां पे अच्छे संस्थान खुलते तो वहां से बच्चे भी वहीं पढ़ते, हम लोगों को जॉब वहीं पे मिलता, तो इससे एक डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट की भावना भी होती, और चाहे इतना अच्छा पैकेज ना हो, इतना, क्योंकि देखिए आज एक बात तो हमें ये समझनी होगी, जी, इस पूरे लॉकडाउन में, इस जो हम लोग घरों में हैं, हमें एक वास्तविकता से तो होगा कि हमें आडंबर, लग्जरी, इन सब चीजों का भी एक, देखिए हर चीज संतुलन में अच्छी होती है। जी, जी। वो कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, हर बिल्कुल, चीज बिल्कुल। की अति बेकार होती है। तो हमें भी अपने एक्सेस ऑफ जीवन, एवरीथिंग इज बैड। यस, हमें भी अपने जीवन में संयम इन सब चीजों का लाना होगा, तभी हम देखिए इस चीज से निकल पाएंगे। बिल्कुल। अगला एक सवाल है सर, हमारे साथ श्रेया पटवा जुड़ी हुई हैं।
हाँ सर। उनका एक सवाल है आपसे सर कि डू यू थिंक डिस्टेंस एमबीए ग्रेजुएट विल हैव टू स्ट्रगल मोर देन ए फुल टाइम एमबीए ग्रेजुएट इन द फ्यूचर आफ्टर कोविड-19 क्राइसिस? देखिए सर, अब यहाँ पे मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि आज पूरा का पूरा विश्व जो है, ये इतने बड़े चैलेंज के हैं, पूरा का पूरा विश्व जो है एक चेंजिंग मोड में आ गया है। जो हम पहले, जैसे हम भी क्लासेस ले रहे हैं, हम भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन, बस एक सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी होती है ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि अभी लोग यूज टू नहीं हुए हैं, एडॉप्ट नहीं। धीरे देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की आविष्कार की जननी है। जननी। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोसेस लगेगा। आज ऑनलाइन कोर्सेज को भी आप देखिएगा आने वाले समय में उतनी ही मान्यता मिलने लग जाएगी जितने फुल टाइम कोर्सेज को है, क्योंकि आने वाला समय जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा बहुत चेंज आएगा। आज भी देखिए, आज ऑनलाइन कोर्सेज की इतनी डिमांड हो गई है। आप कोर्सेरा पे, EDX पे जाइए, इतना ह्यूज डिमांड है, लोग रजिस्टर करा रहे हैं उस पे, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं उस पे। तो ये आज जितनी मीटिंग्स हैं, ऑफिसेज जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, वो सब जूम पे, वेबएक्स पे। हम लोग भी डिस्टेंस से ही मीटिंग बिल्कुल कर रहे ये कर रहे हैं। तो हैं। ऐसा नहीं है सर, जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे, देखिए मनुष्य एक पुरुषार्थ वाला प्राणी है, तो जी जी उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। और डेफिनेटली इसका आने वाले टाइम पे, ये जो आप डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसको बहुत बल मिलेगा। और देखिएगा नई नई यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस टाइप के प्रोग्राम को अपने यहाँ लॉन्च करेंगी, और शायद सरकार भी इस बारे में एक कोई लिबरल नीति बनाएगी ताकि जी बाकी विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन कोर्सेज चलाने की अनुमति दे। जी, और इन तरह के छात्रों को ज्यादा स्ट्रगल ना फायदा करना मिलेगा। पड़े। बिल्कुल एक बिल्कुल। सवाल है, हमारे साथ आनंद सिंह जुड़े हुए हैं। हाँ उनका सर। सवाल है सर आपसे, हाउ मच शुड ए इन्वेस्टर वेट इफ हिज शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज डाउन बाय 50% नाउ? सर देखिए, अभी मैं पहली बात तो स्टॉक मार्केट में दो चीजों का सर बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला, जी जिसको मैंने एक अपना फॉर्मूला बना रखा है, M&P। जी M मीन्स मनी एंड P मीन्स पेशेंस। जी देखिए, पहली बात, स्टॉक मार्केट में एक तो वही जिसके पास पैसा है वही लगा सकता है। जी दूसरे नंबर पे पेशेंस इंपॉर्टेंट है। सर जी आपको मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे इसमें करूं, आप कोई आज एक पेड़ लगाइए, चाहे वो जी अमरूद का हो या आम का हो। आज आप जी लगाएंगे, क्या आप कल फल मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, परसों नहीं मिलेंगे। आपको फल एक समय के बाद ही मिलेंगे। आज ये टाइम ऐसा है सर कि इसमें मार्केट नीचे डाउन है। ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा 10 साल, 20 साल, 50 साल। सबसे बड़ी जो आर्थिक मंदी आई थी 1929 में आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन। सर जी उसका भी एक लिमिट था, 1920 में आई थी, 1937 में वो समाप्त हुई। उसके बाद देश आगे बढ़ा। तो ऐसा नहीं है सर ये अनंत काल के लिए ये सब चीजें हो गई हैं। जी धीरे धीरे इससे 1920 के अंदर जो स्पेन फ्लू आया था, 5 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उसके जी बाद भी विश्व उभरा ना। तो ऐसा नहीं सर, आज पेशेंस रखेंगे तो मुझे जो लगता है कि आज भी स्टॉक मार्केट 31,000 पे है। उसने आज उस लेवल को संभाल के रखा हुआ है, स्टेबल है। तो अगर आप पेशेंस रखिए, रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। अगर हर आदमी पैनिक करेगा, हर आदमी उसमें से विड्रॉ करेगा, सर तो सर आपने जिस बात का जिक्र किया उसी से जुड़ा एक सवाल और एक नया मैसेज आया हमारे पास संजीव शर्मा का कि हाँ सर। दुनिया में जो है 1930 में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी ग्लोबल लेवल पे आई थी, बिल्कुल, द ग्रेट डिप्रेशन। जिसका वर्ल्ड बैंक ने भी जिक्र किया है। यस और सर। वर्ल्ड बैंक ने ये भरोसा जताया है कि हम लोग उससे उबरे थे और इससे भी उबरेंगे। बिल्कुल संजीव शर्मा बिल्कुल। का एक संदेश आया है, उन्होंने आपसे शेयर किया है। हाँ, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, उससे भी निकले थे सर। जी और सर एक एक चीज जी बताऊं, मैं जी आपसे जी एक चीज और शेयर इसमें करना चाह रहा था। आप अर्थशास्त्री फाइनेंस की जितनी भी किताबें, अच्छी अच्छी किताबें, नोबेल प्राइज विनर से उनकी उठाइए। जी बिजनेस साइकिल बोलते हैं इसको। जी ठीक है, ये एक अलग तरह का संकट है, लेकिन बिजनेस साइकिल हर देश में, हर अर्थव्यवस्था में, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, हमेशा आते रहे। ये तो चलिए एक महामारी के कारण बिजनेस साइकिल जनरेट हो गया, वैसे भी उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में आते हैं सर, और लोगों ने उसका सामना किया है जी और उस चीज से, संकट से बाहर भी निकले हैं। 1920 इसका गवाह है, 1929 इसका गवाह है, 1991 की सिचुएशन उसकी विटनेस है, 2008 के अंदर जो संकट आया था वो उसका विटनेस है। तो चीजें ऐसा नहीं है सर, ये हमेशा अनंत काल के लिए रहने वाली चीजें नहीं है।
सर एक सवाल आपका आया है, मोहित सिंह का सवाल है कि अभी कुछ ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि एनपीए जो है हमारे देश का वो 11 से 11.5% तक इस करेंट फिजिकल में बढ़ सकता है, तो इस पर बिल्कुल आपका क्या सर। ओपिनियन है? एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। क्या होता है, बैंक के लिए लोन एक एसेट होता है, हमारे लिए लाइबिलिटी है। जी मैं अगर लोन लेता हूँ मेरे लाइबिलिटी है और बैंक के लिए एसेट है। देखिए एनपीए बनने के, एनपीए पहले भी इंडिया में हाई रहा है क्योंकि इंडिया में विलफुल डिफॉल्टर्स बहुत ज्यादा है। आप अगर बात करेंगे, अगर आप एनपीए का देखेंगे कॉम्पोजिशन, तो आप ये मानेंगे कि बहुत बड़े लेवल पे जो कॉर्पोरेट है उनके पास ज्यादा है। आज भी देखिए आप, मैं जैसे लोग कभी अपनी ईएमआई को बाउंस नहीं होने देते, कभी जी अपनी ईएमआई को मिस नहीं होने देते, टाइमली हम अपनी ईएमआई पे करते हैं सब लोग। लेकिन अब जो ये जो फिगर आ रहा है थोड़ा बढ़ने का, वो बिल्कुल लाजमी है सर। क्योंकि रीजन क्या है कि अभी हाल फिलहाल जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी का इश्यूज आने लग गया है। अब इंस्टीट्यूशन जो है 30%, 40, इवन सरकार ने स्टेप, मैं आपको राजस्थान सरकार का एग्जांपल पुट कर सकता हूँ, जिन्होंने अभी 30% सैलरी अपने वहां पे डिडक्ट करना चालू कर दिया है। तो वो कहीं ना कहीं देखिए उसका इम्पैक्ट तो आएगा। और आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्मली अनाउंस किया है 3 महीने तक आप अपनी ईएमआई को डेफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने 15 साल का लोन लिया है तो अब उसको 15 साल 3 महीने में वो लोन चुकाना होगा। इसी चुकाना वजह से होगा। वो, हाँ, वो एनपीए भरना लाजमी है, वो एक सामान्य रूटीन प्रोसेस है। जी, आपने जो एक राज्य सरकार का भी उदाहरण दिया कि 30% का कटौती किया, शायद इसी से जुड़ा हमारे साथ एक है कुमार रवि, उनका हाँ एक सवाल है और वो आपसे जानकारी एक चाहते हैं सर। हाँ सर उनका बताइए। सवाल है कि बिहार राज्य में बिहार सरकार ने कई वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं और हाँ जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं उनके अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन फी है वो 600 से ज्यादा है। तो क्या बिहार सरकार जानबूझकर छात्रों से एप्लीकेशन फी के माध्यम से पैसा कलेक्ट कर रही है? ये कुमार रवि का सवाल है आपसे। सर, अब सर देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा उनकी इंटेंशन क्या है, क्योंकि देखिए वो है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। अभी भी आप देखेंगे जैसे एडमिशन्स भी हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एडमिशन हो रहे हैं, उत्पादन भी आपने देखा है, धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा अभी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अब देखिए सरकार भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती सर। जी तो हो सकता है, अब मुझे नहीं पता किस लेवल पे कितनी रिक्वायरमेंट है, अगर ये वैकेंसीज निकाल रही है तो हाँ, एक काम यहाँ पे अगर सरकार चाहे कि कर सकती थी, उसमें उनकी जो फीस है, जो एग्जामिनेशन फीस है, उसको एग्जाम कर सकती थी, एक मतलब, और जिससे क्या है लोगों में इस टाइप की भ्रांतियां नहीं जाती। जी क्योंकि क्या होता है कि किसी पे दोषारोपण करना बहुत आसान होता है सर। मैंने एकदम से कह दिया कि सरकार की नीयत क्या है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम जी उसकी, जब तक हमारे पास फैक्ट डेटा फिगर्स नहीं हो, नहीं कह सकते। हाँ, हमारे ये नहीं लगा ऐसे, सकते बिल्कुल। यस, और लेकिन ऐसे टाइम पे एक सरकार को ये जरूर करना चाहिए, जो भी विद्यार्थियों से फीस ले रही है उसको एग्जाम कर देना चाहिए। ये एक मेरा सजेशन। एक सवाल जो है वो सर हमारे पास आ रहा है राहुल शर्मा का। इनका सवाल आपसे है सर कि इस कोविड-19 के क्राइसिस के बाद जो है, जैसे हरियाणा सरकार ने निर्णय ले लिया है कि 1 साल तक कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आएगी हरियाणा में, फ्रीज कर दिया उन्होंने। तो उनका सवाल आपसे है कि कोविड-19 के बाद किस तरह के जॉब ज्यादा होंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, या किस सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब होने की संभावना है? सर देखिए, अभी मैंने आपको शुरू में ये एक एग्जांपल देके बताया था कि आज देखिए जैसे जापान ने अपनी कंपनीज को चाइना से निकालना चालू कर दिया, विद्रॉ, जी यूएस ने भी वही डिसीजन लिया है वैसे। तो अब ये कंपनीज जब आएंगी तो डेफिनेटली सर रोजगार तो हमारे यहाँ अवसर तो क्रिएट होंगे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी और दूसरे नंबर पे सर हमें ये भी देखना होगा, जो मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, कि डेवलपमेंट जो विकास होना चाहिए वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अभी क्या हो गया है, सारा का सारा केंद्रीकरण हो गया है। अब हर आदमी कहाँ भाग रहा है? दिल्ली एनसीआर। हर आदमी कहाँ जी, जा रहा है? अभी मुंबई। जैसे अफरा तफरी मचा हुआ है, ट्रेन चल रहा है या बस चल बस, रहा है, जितनी संख्या ले जाने की उससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं अपने राज्य जाने के लिए। बिल्कुल। तो अभी क्या है ना, अगर इसी चीज को देखिए सर, मेरा मेरा मानना है कि अगर हम डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट जो हमारे बहुत पहले
गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि ग्राम स्वराज जिसकी बात कही थी, आप जी इसको जी जनपद स्वराज बोल दीजिए। देखिए जी ग्राम स्वराज तो बहुत छोटा इकाई पे हो गया, आप इसको जनपद स्वराज बोल दीजिए कि अगर हमारे जनपद पे, अगर वहीं पे रोजगार के अवसर पैदा कर दिए जाए, अगर वहीं पे अच्छी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एस्टेब्लिश हों, तो सर फिर, और देखिए एक चीज और समझना होगा, ये आपको हमें एक स्टैटिक्स के द्वारा कि कितने विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाते हैं हमारे, क्यों हम उनको यहाँ पे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते? ये भी एक क्वेश्चन मार्क सर हमारे पास है कि हम जी उनको अच्छी यहाँ पे नॉलेज दें, अच्छी एजुकेशन व्यवस्था करें, अब हम भी क्वालिटी पे फोकस करें। जी तो ये एक बहुत बड़ा आप चेंज महसूस करेंगे कि आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा चेंज आएगा। इंडिया बहुत एक मजबूत और प्रभावशाली देशों में से गिनती होगी जिसकी, क्योंकि हमने एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक अनुशासन का परिचय देके इस महामारी से, इस संकट से हम अपने देश को बचा। अंत में आखिरी में 2 सवाल होगा आपसे हमारा सर। एक सवाल ये है कि आपका लॉकडाउन में कैसा दिनचर्या है और यूनिवर्सिटी की जो आपकी एक्टिविटी है वो कैसी चल रही है? सर इस लॉकडाउन में अगर मैं बात करूं तो हमारे विश्वविद्यालय में एक बहुत अच्छी चीज ये रही है सर, हमारे यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ है, और रेगुलर बेस पे सर हम, हमारी क्लासेस ऑनलाइन मोड में हुई हैं, जूम पे हुई हैं। हमारे पास, हमारे यूनिवर्सिटी ने पहले ही एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। हमारे पास अपना एलएमएस सिस्टम है, हमारे पास अपना मेंटरिंग सिस्टम जो है वो ऑनलाइन सिस्टम हमारे पास डेवलप है, और हमारे पास क्वेश्चन पेपर जनरेशन सिस्टम भी ऑनलाइन ही है। तो अभी जो, इसलिए हमारी जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सब ऑनलाइन मोड में हो गई हैं। और दूसरे नंबर पे हमारी रेगुलर क्लासेस हुई हैं, जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं रेगुलर बेस पे वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, और थ्रू वेबिनार्स अपनी नॉलेज को शेयर भी कर रहे हैं। स्टूडेंट की कैरियर काउंसलिंग भी हो रही है थ्रू वेबिनार्स। और एक चीज और जो सबसे बड़ी चीज है सर, हम अपने विद्यार्थियों से रेगुलर बेस पे उनके साथ संवाद भी कर रहे हैं, ताकि कोई संवाद भी, भी करें। हाँ, ताकि उनको कोई भी स्ट्रेस ना हो, एक सही जानकारी अबाउट एग्जामिनेशन, यूजीसी सर्कुलर रेगुलर बेस पे उनको भेजी जा रही है, और उनकी जो क्वेरीज आ रही हैं जिस भी मेंटर के पास आती है, वो उसको तत्काल में उसको थ्रू मेंटरिंग पोर्टल के द्वारा सॉल्व भी कर रहे हैं। सॉल्व भी कर दे रहे और हैं। सर अंत फैकल्टी में जी, जी, फैकल्टी जी। मेंबर, एक चीज और है सर, इस समय सबसे बढ़िया जो टाइम है, वो इस समय जो सबसे अच्छा चीज है वो है रिसर्च। जो भारत जो सबसे ज्यादा रिसर्च में पीछे था, अब आप जी, देखेंगे लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं। अभी मैं एक बार डेटा कोशिश कर रहा हूँ कलेक्ट करने की, कितने पेपर लिखे गए हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं। इवन हमारे विश्वविद्यालय में तो काफी रोबोटिक्स पे वर्क हो रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क हो रहा है। एंड अभी जैसे जूम ऐप है, ऐसे ही हमारे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों ने एक ऐप डेवलप किया है, जी, अपना स्वदेशी ऐप डेवलप किया है, और बहुत जल्दी वो मार्केट में आएगा और सभी लोग उसका फायदा भी उठा पाएंगे। जी। प्रोफेसर साहब अंत में आपका आम लोगों से कोविड-19 के दौरान और इसके बाद भी जैसा माहौल परिस्थिति हो सकता है, उसे देखते हुए आपका कोई विशेष संदेश या अपील? सर मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि इस, देखिए संकट आते हैं चले जाते हैं, अगर इसमें सबसे, देखिए सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाला प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आपको इससे पैनिक नहीं होना है। एक्चुअली क्या है, बहुत बड़ा तो क्या होता है कि र्यूमर होता है, माना संकट है, लेकिन यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। आपको पैनिक बाइंग नहीं करनी है कि एक जगह मार्केट में खरीद के लिया, स्टॉक कर लिया। देखिए सरकार ने जो जो प्रॉमिस की है वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, आपको बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हो रही कि सामान नहीं मिल रहा। जो आपकी आवश्यकता है वो सारा सामान आपको पास मिल रहा है। आपको पैनिक विड्रॉ नहीं करना है स्टॉक मार्केट से, ये नहीं कि अब मार्केट डाउन जा रहा है तो आप भी विड्रॉ करने लग जाएंगे तो मार्केट क्रैश कर जाएगा। इस समय कोशिश करना है पैनिक बाइंग से, पैनिक विड्रॉइंग, इनसे बचना है। दूसरे नंबर पे जो ये नहीं है कि आज आप अनुशासन में हैं तो ये सिर्फ लॉकडाउन तक के अनुशासन नहीं, इस अनुशासन को अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व करना है। सुबह जल्दी उठिए, योग कीजिए, अपना हर्बल जूस पीजिए, और उसके बाद सबसे ऐसे मधुर संबंध रखिए। देखिए सर, आज भी इस लॉकडाउन में आप, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, हम अपने सब दोस्तों से बात कर पाए, अपने रिलेटिव से बात कर पाए, अपने घर में सबसे बात कर पाए। कहाँ टाइम मिलता था इतना? तो इसको एक पॉजिटिव उसमें भी लेना चाहिए।
हर चीज में नेगेटिव नहीं ढूंढनी चाहिए, इसको एक पॉजिटिव मिलेगी कि एटलीस्ट इस लॉकडाउन में भी हमने पेशेंस रखा। और सर देखिए, जीतता वही है जो धैर्य रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने प्रोफ़ेसर साहब, जीतता वही है जो धैर्य रखता है। और प्रोफ़ेसर साहब आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे व्यूअर्स का सवाल लिया, आपने उनका सवाल का जवाब दिया, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर।